नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है RNTV नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। सोनपेरी में आयोजित हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत करी। कार्यक्रम में सामाजिक एकता, सांस्कृतिक मूल्य और राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने अपने संबोधन में समाज को संगठित रहने, सामूहिक चेतना बनाए रखने और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को संस्कार और परंपराओं से जोड़ना समाज की मजबूती के लिए आवश्यक है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न वर्ग के लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम का उत्साहपूर्वक हिस्सा बने। कल्याण आश्रम के चिकित्सालय भवन के भूमि पूजन और साथ ही साथ और कई विकास कामों के भूमि पूजन के इस अवसर पर मंच में विराजमान, जिनका हम सभी लोग अभी उद्बोधन सुने, जो सदैव हमारे आदिवासी भाई वनवासी भाइयों की चिंता सतत करते रहते हैं, ऐसे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री योगेश बापट जी, हमारे पत्थलगांव विधानसभा की लोकप्रिय विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष श्री गोमती साई जी, वनवासी कल्याण आश्रम के प्रदेश अध्यक्ष श्री पन्नत राम भगत जी, श्री महेश्वर सिंह जी, हमारे जिला के कल्याण आश्रम के अध्यक्ष बलराम भगत जी, वनवासी कल्याण आश्रम के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर डॉक्टर मृगेंद्र सिंह भी उपस्थित हैं। बंदरचुआ से साइकिल से आते थे दोखड़ा और राष्ट्र धर्म हर महीना पहुंचाते थे। हमारे यहाँ रुकते थे, बगिया में कभी कभी भोजन भी करते थे। तो ऐसे डॉक्टर मृगेंद्र सिंह जी और हमारे आदरणीय सुनील गुप्ता जी, ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह जी, वेद प्रकाश भगत जी, इस क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य श्रीमती हीरामती साई जी, मनीष अग्रवाल जी, नटवर मुंद्रा जी, वासुदेव गुरु जी, गेंद बिहारी जी, दिनेश चौधरी जी, धर्मपाल अग्रवाल जी, सुभाष अग्रवाल जी, महादेव यादव जी, दिलीप साहू जी और सभी हमारे महानुभवगण। में बहुतों का नाम जानता हूं, लेकिन समय लगेगा इसलिए क्षमा चाहूंगा। और आज के इस अवसर में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद, यहाँ की सरपंच महोदया, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे जिले के कलेक्टर अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी का अपने तरफ से सबसे पहले अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहां पर वनवासी कल्याण आश्रम चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किए हैं। और आप सबको मालूम है, हमारे आदरणीय बापट जी भी बताए, हमारे संचालक वेद प्रकाश भगत वो भी बताए कि 1986 में यहाँ पर वनवासी कल्याण आश्रम का एक प्रकल्प चिकित्सालय के रूप में यहाँ पर प्रारंभ किया गया। और बड़ा सौभाग्य का विषय कि ठाकुर महादेव सिंह और उनके परिवार के द्वारा उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी, जिनके पुत्र आज पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर हैं, जिनका हम लोग सम्मान किए हैं, उनका एक यहाँ पर भवन था। उस भवन को वनवासी कल्याण आश्रम को दिए और चिकित्सालय प्रारंभ हुआ। और उस समय हमारे चिकित्सक ललित यादव और डॉक्टर मृगेंद्र सिंह वो आए और यहाँ पर
चिकित्सालय प्रारंभ किए और उसका काफी लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिला और धीरे धीरे हम लोग भी बनवासी कल्याणाश्रम से जुड़े। हम लोग कल्याणाश्रम के कार्यकर्ता के रूप में ही अपना कार्यक्रम सेवा का शुरू किए। आप सबको मालूम है कि उस समय अमरानंद स्वामी जी होते थे, गेरुआ वस्त्र पहने रहते थे और रोज दौरा करते रहते थे। हम लोग बोलते थे कि स्वामी जी आप फोन से भी तो ये बात को बोल सकते थे, आपको आने की क्या आवश्यकता है। तो मानते नहीं थे, बोले आने से फायदा होता है और आते रहते थे। और हम उस समय बनवासी कल्याण आश्रम का क्षेत्र प्रमुख होते थे और हमारे पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर, बलराम भगत, ये सब हम लोग मिल के इधर काम करते थे। बोरा बोरा में बनवासी कल्याण आश्रम से अमरानंद स्वामी बीज लाते थे, सब्जी का बीज पाकेट में लाते थे और इधर हम लोग घर घर बांटते थे और सब्जी उगाते थे और विभिन्न जगह हम लोग काम करते थे। कहीं पर हनुमान मंदिर का निर्माण, कहीं पर कीर्तन भजन शुरू करवाते थे। तो इस तरह से बनवासी कल्याण आश्रम का काम हम लोग इस क्षेत्र में खड़ा किए और आज सौभाग्य है हमारे विशेषकर जनजातीय समाज का कि पूरे देश में आज 12 करोड़ से ज्यादा संख्या होगी और सभी जगह कहीं ऐसा नहीं है कि बनवासी कल्याण आश्रम की पहुंच नहीं है। कोई न कोई प्रकल्प के माध्यम से हर क्षेत्र में बनवासी कल्याण आश्रम की पहुंच है और जनजातियों के विकास में, उनकी धर्म और संस्कृति के रक्षा के लिए बनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है। और 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। बाला साहब देशपांडे 6 बच्चों से इसकी स्थापना किए थे और आज हजारों प्रकल्प पूरे देश में बनवासी कल्याण आश्रम के हैं, जिनके माध्यम से हमारे जनजाति समाज आगे बढ़ रहा है, जनजाति समाज का विकास कर रहा है। तो बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज यहाँ पर ये बड़ा भवन बन जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को और बड़े मात्रा में यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ होगा। समय कहने को तो हमको बहुत था, कह के बहुत दिनों में आजकल आप लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन एक और कार्यक्रम समाज का है, वहां भी लेट होंगे तो वो लोग भी भाग जाएंगे। और मैं तो आपके बीच का हूं, आते रहता हूं। आज आप लोगों का आशीर्वाद है। हम तो आज अपने घर परिवार में बैठे हैं, आए हैं। दोकड़ा में सामुदायिक भवन के निर्माण को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक भवन से ग्रामीणों को सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और निर्माण कार्य को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। बड़ा गौरव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। जो समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं, हर दृष्टिकोण से, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और जनजाति, अनुसूचित जनजाति में भी विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के जो लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं और करीब 3 करोड़ आबादी में मात्र 5 जाति में 2,30,000 की आबादी है और 2162 में रहते हैं, 18 जिले में रहते हैं। उनके लिए आज का ये दिन वरदान साबित होगा और ऐसे अवसर में हम लोग 57 MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट का हरी झंडी देकर शुभारंभ कर रहे हैं। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी CM साहब उपस्थित हैं, श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी,
हमारे स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित हैं श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे सभी मंत्रीगण उपस्थित हैं, हमारे सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक मस्के जी उपस्थित हैं, हमारे स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया जी उपस्थित हैं, स्वास्थ्य विभाग के और सीजीएमएससी के सभी अधिकारी उपस्थित हैं और इस अवसर पर अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत भी उपस्थित हैं और मीडिया के मित्र उपस्थित हैं। मैं सबको अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और पूरे प्रदेश के हमारे 5 जाति के जो पीबीटीजी के लोग हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे आज की इस अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास का नारा दिया है और उसके अनुरूप देश में काम कर रहे हैं। और आज जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उनके लिए भी पीएम जनधन योजना 15 नवंबर 2023 को शुरुआत की है पूरे देश के लिए और इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी 18 जिले में रहने वाले 5 जाति कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा और अबुझमाड़िया, ये 5 जाति के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उनके लिए पीएम जनधन योजना में उनके लिए 32,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई है और 2 लाख में उनका मकान बनाते हैं। अभी हम सुशासन तिहार के अंतर्गत कई उनके बसाहट में गए तो पीएम जनधन योजना के माध्यम से उनके बसाहट में चमचमाती हुई सड़क वहां पर पहुंची है, उनके प्रधानमंत्री के आवास बने हैं, उनके घरों में बिजली पानी पहुंची है। तो पीएम जनधन योजना के माध्यम से इस तरह से विकास हो रहा है और दूरस्थ अंचलों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वहां पर स्वास्थ्य पहुंच पाना बड़ा दिक्कत था, लेकिन इस मोबाइल मेडिकल यूनिट ये जो 57 आज हम लोग भेज रहे हैं ये उनके बीच में ही काम ये करेगा और ये सुसज्जित है। हम लोग अंदर जाकर देख के भी बाहर आए हैं, हर तरह से ये मोबाइल यूनिट सुसज्जित है। बीपी, शुगर सब 25 तरह की बीमारी का जांच इसमें होगा और दवाई सब निःशुल्क इसमें मिलेगा और इसमें एक डॉक्टर, नर्स और टेक्निकल स्टाफ सब कुछ की व्यवस्था इसमें है। तो इससे बहुत लाभ हमारे पीबीटीजी के लोगों को होगा। मैं उनको फिर से बधाई देता हूं और इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग, हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग और सीजीएमएससी सबको बहुत बहुत बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बागेश्वर धाम को लेकर बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी करते हुए बघेल ने कहा यह पर्ची निकालकर टोटका कर रहे हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को आस्था और परंपराओं में भी अशांति नजर आती है और वह बार बार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर अब तेज हो गया है। देखिए, रामगढ़ के पहाड़ में हम राम वन गमन पर्यटन परिपथ में इसको शामिल किए थे और वहाँ उसका सौंदर्यीकरण किया था और अमरजीत भगत जाकर उसका लोकार्पण किया था। अब वो पहाड़ भी और हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, 5000 साल पुराना वो नाट्यशाला है, गुफा है जहाँ राम जी वहाँ रुके हैं, अब वो भी सुरक्षित नहीं है। तो हर जगह ये हमारे प्राकृतिक धरोहर को, ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट करने जा रही है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 11 सूत्री मांगों को लेकर मोदी की गारंटी लागू करो अभियान के तहत 29 से 31 दिसंबर तक कलमबद्ध कामबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि चुनाव के दौरान किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। आंदोलन के तहत ब्लॉक और जिला स्तरीय पर धरने दिए जा रहे हैं, जिससे विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर शामिल हो रहे हैं। इस बीच शिवसेना ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मांगे न माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
दिवसीय हड़ताल की शुरुआत कर दी है। सरगुजा जिले में भी फेडरेशन के आह्वान पर अधिकारी कर्मचारी 11 सूत्री मांगों को लेकर कामबद्ध कलमबद्ध कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ता और संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण, आयु 65 वर्ष करना और मोदी गारंटी लागू करना शामिल है। हड़ताल के चलते सरकारी कार्यालयों का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि मांग पूरी होने तक यह 3 दिवसीय हड़ताल जारी रहेगी। निकाय के आह्वान पर आज यहाँ पर सरगुजा जिले सहित पूरे प्रदेश के लगभग 4,10,000 कर्मचारी 3 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और हमारी जो मांगे हैं ये 11 सूत्री मांगे हैं। इन 11 सूत्री मांगों को हम लोगों ने पूर्व में 2 चरण में सरकार को आवेदन दिया था, सरकार को ज्ञापन दिया था कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। जब सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो कर्मचारी अधिकारी विवश होकर आज 3 दिवसीय हड़ताल पे है और निश्चित रूप से हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि हमारी मांगों को माने। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो इसके आगे जो है आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। जिला सरगुजा में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो इकाई है वो आज काम बंद हड़ताल के तहत सारे कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं। हमारी जो मुख्य बिंदु है महंगाई भत्ता है, 4 स्तरीय समयमान वेतनमान है, कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था है, 10% जो अनुकंपा नियुक्ति में सीलिंग किया गया है उसको छूट दिया जाए। इसी प्रकार 11 सूत्रीय मांग को लेकर हम सभी लोग आज आंदोलनरत है। सरकार हमसे वादा किया था कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, मोदी की गारंटी अपने घोषणा पत्र के माध्यम से हमें आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सारी आपकी जो मांगे हैं उसको पूर्ण करेंगे। लेकिन सरकार हमारे साथ पूर्ण रूप से केवल धोखा कर रही है, छलावा कर रही है, हमें गुमराह कर रही है। सरकार हमारे मांगों के प्रति कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है और हमारी मांग को पूर्ण नहीं कर रही है। सरकार पूरी गहरी निंद्रा में सो रही है। हम सरकार के अभिन्न अंग रीढ़ हैं, उनकी जो विकास के सारथी हैं, सारे धरातल पर विकास को उतारते हैं। कोरोना काल में अपनी जान की आहुति दिया, पुलिस विभाग के लोगों ने, स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, शिक्षा विभाग के लोगों ने, अन्यत्र विभागों के लिए हमें उपहार मिलना चाहिए। सरकार को हमने विषम परिस्थितियों में खड़ा रखा, उसको सहारा बना, इसके बावजूद सरकार जो है हमारे साथ क्रूरता कर रही है, हमारे साथ धोखा कर रही है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हमने सरकार को 1 माह पूर्व ही उसको सचेत किया था, आगाह किया था मुख्यमंत्री के माध्यम से, वित्त मंत्री के माध्यम से, मुख्य सचिव के माध्यम से कि हमारी मांगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई जाए, पूर्ण किया जाए। लेकिन सरकार किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई चर्चा के लिए नहीं बुलाया, कोई हमारी परिचर्चा नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 3 दिवसीय हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। सचिवालय से लेकर जिला और ब्लॉक कार्यालय तक कामकाज ठप है। शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति से पढ़ाई बाधित हो रही है, जिससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में भी हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं प्रभावित है। फेडरेशन की प्रमुख मांगों से महंगाई भत्ता और इसके साथ ही सुधार, कर्मचारियों के नियमितीकरण शामिल है। कर्मचारी संगठन ने कहा है कि समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और भी तेज होगा। अभी जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर ये निश्चितकालीन 3 दिन की हड़ताल है, जो कि हड़ताल मोदी जी की जो गारंटी थी उनके मैनिफेस्टो में थी, सरकार के जो मैनिफेस्टो में थी उसी को लागू करने के लिए लेकर है। क्योंकि उनकी जो गारंटी के बल पर वो या तक सरकार में आए हैं तो उसी के जो उनको याद दिला रहे हैं 2 साल से, जैसे कि डीए देती थी से देना, एरियर्स देना, उसके साथ साथ में कैशलेस मेडिकल सुविधा होना, 300 दिन का अर्जित अवकाश का नकदीकरण, इस तरह की 11 सूत्री मांगे हैं। पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, सभी को कहा जाता है एक साथ सेवानिवृत्ति आयु हो जो विसंगति है उन सबको दूर करने के लिए। मूल वजह ये है कि महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी और जुलाई 2 बार साल में दिया जाता है और वो परंपरागत तरीके से राज्यों के द्वारा उसी अनुपालन में महंगाई भत्ता राज्यों में भी दिया जाता है। लेकिन 2019 से अनियमित हमारा महंगाई भत्ता कर दिया गया। जब हमने उसका विरोध किया, हमारे ऐसे पंडाल लगते थे, विरोध प्रदर्शन होता था, तो जब भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा के नेता हमारे पंडाल पे आते थे और कहते थे कि हम उनकी सरकार आएगी तो हमारी जो ये महंगाई भत्ता है वो केंद्र समान देंगे और जो बचा हुआ है उसको हम जीपीएफ खाते में समायोजित कर देंगे। लेकिन आने के बाद इन्होंने भी वही ढर्रा अपनाया। 2 साल से ऊपर हो गए वही ढर्रा अपना रहे हैं लोग। एक बार होली में देते हैं महंगाई भत्ता, एक बार दिवाली में देते हैं, एक बार 8 महीने की दबा देते हैं, एक बार 9 महीने की दबा देते हैं। ये इनका बिल्कुल चलन चल पड़ा है।
इस्पात नगरी भिलाई में पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कार हादसे का शिकार होने से एक बार फिर से चर्चा में है। जानकारी के अनुसार शास्त्री की डिफेंडर और 2 इनोवा वाहन आपस में टकरा गई जब अचानक गाड़ी के सामने एक भक्त आ गया। हादसे के दौरान कार में बैठे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और अन्य सभी सुरक्षित रहे। वहीं वाहन क्षतिग्रस्त हुए लेकिन किसी को चोट नहीं आई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस अवसर पर लोगों से अपील की है कि सड़क पर इस तरह से आगे ना आए और सुरक्षा नियमों का पालन करें ताकि किसी को भी जान माल का नुकसान ना हो। और भिलाई से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के काफिले के आगे एक भक्त आने से बता दें कि एक दुर्घटना बची है। और इसके साथ ही बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से अपील की है कि इस तरह गाड़ी के आगे ना आए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और ये खबर हम आपको भिलाई से बता रहे हैं, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की गाड़ी के आगे एक भक्त आने से दुर्घटना होने से बची है। और इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से अपील की है कि गाड़ी के आगे ना आए ताकि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। और इस दौरान बता दें कि बड़ा हादसा होने से बचा है, किसी को चोट नहीं आई है। और गंभीर हादसे के होने से बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से अपील की है कि इस तरह से गाड़ी के आगे ना आए। मरवाही के सीमावर्ती गांव में अवैध धान तस्करी का बड़ा मामला सामने आया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ ले जाए जा रहे धान से भरे पिकअप वाहन को पकड़ने प्रशासन पहुंचा, लेकिन तस्कर भरत राठौड़ ने बता दें कि दुरुस्त हाथ दिखाते हुए एसडीएम देवेंद्र सिरमौर के वाहन के सामने अपनी बुलेरो खड़ा कर रास्ता रोक दिया। इस दौरान पिकअप वाहन बता दें कि मध्य प्रदेश की ओर फरार हो गया। आरोपी को मौके पर पकड़कर गुरेला पुलिस को सौंप दिया गया है और बुलेरो को जब्त कर लिया गया है। आज हम लोग अवैध धान पर निगरानी करने के लिए हम लोग वहाँ पर दरमोहली नरोर के पास हमारी गाड़ी चल रहा था निगरानी में। तो उसी दरमियान एक पिकअप आते हुए देखा, तो पिकअप को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने तेज़ी से चलाते हुए हमारे गाड़ी के आगे आ गया। और आगे आने के बाद हमने उसका पीछा करा। पीछा करने के बाद थोड़ी देर बाद एक बोलेरो आया और हमारे बीच में घुस गया जानबूझ करके, और वो हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश किया। जैसे ही हम ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, हमको आगे बढ़ने नहीं देते थे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग मजबूरन उसके पीछे में रहा, और जब तक पिकअप जो धान से लोड था। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।